आप लोगों को एक अ, मतलब पढ़ने के लिए बोला था। 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास का एनसीईआरटी होमवर्क दिया था मैंने। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मैंने बोला था कि 8 क्लास का एनसीईआरटी जो है आप लोग पढ़िए। कितने लोग पढ़े हैं, या कितने लोगों ने कम से कम डाउनलोड किया है या परचेज किया है? सो स्टार्ट किया है ज्योग्राफी का भी 6 स्टैंडर्ड से, और ज्योग्राफी स्टार्ट पॉलिटी किया है। का। ओके ओके, वेरी गुड। और तो बाकी चालू, लोग? थोड़ा थोड़ा चालू किया था यूट्यूब चैनल्स वगैरह से देख के। यूट्यूब चैनल से तो मैंने मना किया था। बुक्स अभी से ले यूट्यूब लूंगी थोड़ी दिन में। हम बुक ले, फिलहाल यूट्यूब अगर से देख रही हूँ। अगर बुक नहीं ले सकते तो डाउनलोड करो ना भाई। हाँ, वो पीडीएफ है मेरे पास, ये ई हाँ तो बुक वैसा उससे नहीं है। पढ़ो। उससे पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? हाँ पढ़ना सर। जरूरी है। हम लोग अभी क्या हो गए ना, पढ़ाई हम लोग जो है नहीं कर रहे हैं। और हम लोग बस रेडीमेड चाह रहे हैं कि कोई तुम्हारे बदले पढ़ दे। तो नहीं होगा। पढ़ना आपको ही है। आपको पढ़ना पड़ेगा। रीड करना जरूरी है। ठीक है, और कोई जिसने लिया हो बुक? यार 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चालू किया। 6 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री चालू किया है। तो आ रहा है हाँ। समझ में आप लोगों को? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से इजी लेवल है सर। हम्म। ज्यादा डिफिकल्ट धृति, लैंग्वेज नहीं है। धृति तुम जो है ना दिवाकर टैब को होस्ट बना दो। धृति, तुमको मैंने होस्ट बना दिया है। 1 मिनट सर, देखते हो कैसे करते हैं। हाँ, दिवाकर टैब पे जाओ, वहां क्लिक करो। मिला? क्योंकि ये, नहीं नहीं, तुमने दिवाकर टैब को, चलो ठीक है, दिवाकर को कर दिया था। मेक होस्ट। हाँ, हिस्ट्री 6 क्लास का किसने स्टार्ट किया? तुषार ने। हाँ सर। हाँ, 6 क्लास में तो ये होगा ना, इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सब होगा ना। हाँ तो हाँ सर, आया? राइट राइट राइट, एकदम समझ में स्टार्ट। आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर। तो एक रेक्टिफिकेशन ये ठीक कर है, सकते हो। मतलब कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ। हाँ, एक रेक्टिफिकेशन ये कर सकते हो, जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, तुम लोग जब से आए हो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? तो जब हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो ना, तो क्लास 8 से स्टार्ट करो। क्लास 8 में जो है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री होगा। ये स्टार्ट करो। इससे फायदा क्या होगा कि तुमने अभी यहाँ क्लास में पढ़ा है और यहाँ बुक से रीड कर लोगे तो रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर दो तो ज्यादा मजा आएगा फिर आपको। ज्योग्राफी जो स्टार्ट किया है वो ठीक है, 6 क्लास से ही ज्योग्राफी स्टार्ट करना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। पॉलिटी जो है वो भी क्लास 6 से, या सिविक्स उसको बोलते हैं, सिविक्स जो है वो क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी ने कुछ? अशफाक, अशफाक शेख, तुमने स्टार्ट किया अशफाक? हाँ सर, किया। कौन सा स्टार्ट किए हो? किस क्लास का और सब्जेक्ट क्या है? सेवेंथ क्लास। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट। और आज बहुत कम बच्चे आए हैं, 14 बच्चे आए हैं सिर्फ। सब लोग मैथ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नहीं? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। सर, चलो। हाँ। एसबीआई का डेट निकला है ना अभी। हाँ, कब है एग्जाम? मेरा तो एक तो मार्च को है। मेरा 13 मार्च? 27 को है। एक नहीं, मार्च 1 मार्च। 1 मार्च, 1 मार्च, अच्छा। हाँ अच्छा, किरण का 27 मार्च। अच्छा, ठीक है। तुम लोग एग्जाम तो पहले भी दिए हो ना, कि पहली बार दे रहे हो बैंक का? सर मेरा दिया है पहले। पहले।
पहला एग्जाम है लाइफ का या बैंक का? मेरा पहला है सर, फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम कोई सा भी। हाँ, तो जिनका जैसे पहला है ना, तुम क्या करो, अपना जो भी तुम्हारा डेली रूटीन है वो पढ़ो, और डेली एक मॉक स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर पेपर वाला। जैसे 1 मार्च को है ना एग्जाम, तो आज हम लोग बैठे हुए हैं, 11 फरवरी हो रहा है, तो 20 दिन है, तो 20 मॉक जो है ना वो लगा लो। सेम कहानी किरण भी करेगी। किरण को भी क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वहां से डेली 1 मॉक लगाना है, और बाकी पूरा टाइम जो है, जो तुम्हारा एसएससी का तैयारी चल रहा है उसको करना है। बैंकिंग के लिए सिर्फ एक मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो देख लेना है, और कम से कम वो जो 100 क्वेश्चन है, समझो एक तरह से हम रट्टा मार जाना है कि वो क्वेश्चन अगर आया तो तुम्हारा हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन देख के जैसे भी पहले तो मॉक लगाओ, और उसमें जब मॉक खत्म हो जाए एनालिसिस करो। एनालिसिस करते वक्त नोट्स बनाओ कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, तो वो लिखो, उसका सॉल्यूशन निकालो, उधर से फाइंड आउट करो। तो ऐसे करके एक मॉक की कहानी मतलब 3 से 4 घंटे लगेगा आपको। 3 घंटे मान के चलो डेली का, जिनका भी एग्जाम है एसबीआई का उसकी तैयारी करो। बाकी 7 आवर्स जो है वो एसएससी पर फोकस करो। ठीक है, चलो भाई चलते हम लोग पढ़ाई करते हैं। लास्ट क्लास में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आए थे लास्ट क्लास जो सुबह हुई थी, जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, मतलब यूट्यूब पे नहीं गया है? किसने किया था उस क्लास को, और क्या पढ़े थे, कोई बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में कोई था? हाँ सर सर। क्रिप्स मिशन हुआ था लास्ट। नहीं। डिमांड फॉर पाकिस्तान हो गया था, अगस्त ऑफर हो गया था। हाँ, अगस्त ऑफर हो गया हाँ सर। सर। हाँ सर। तो क्रिप्स नेशन हो गया है। क्रिप्स मिशन भी हो गया था, ओके, और तब तो हो गया, हमारा देश आजाद हो गया है फिर। क्रिप्स मिशन हो गया है, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1947। नहीं। चलो तो आज का टॉपिक लिखिए, यहां से शुरू करते हैं। सर। हाँ, सर, ये कहते हैं आपने रात में उसमें क्लिप करा था, लेकिन आपने ये ने कैबिनेट वाला नहीं ना हुआ था सर। जल्दी लिखो। ये हाँ, इसके बाद कर लेंगे कैबिनेट वाला। ठीक है सर। द रिवोल्ट ऑफ 1947 बाद एंड में आएगा। अच्छा, 47 क्या कि सर 87? 42। एट एट। प्रशांत, आपका ऑडियो ऑन है? किसी का ऑडियो ऑन है? देखिए, घर की आवाज सब लोग की तरफ जा रही है। टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1947 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्या हुआ, जब क्रिप्स मिशन हमने नहीं माना, जो उन्होंने प्रपोजल दिया उसे हमने नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर जो उनका प्रपोजल था एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? तो एक नया मूवमेंट जो है, गांधी जी ने बोला कि अब हम लोगों को एनी हाउ देश को आजाद कराना है, और उसके लिए 1942 का रिवॉल्ट जो है वो लाएंगे, और इसका नाम रखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब अब इंडिया जो है, इंडिया से अब भाग जाना है, क्विट करना है, ब्रिटिशर्स को भगाना है, तो एनी हाउ भगाना है। तो उसके लिए ये प्रपोजल जो है, कांग्रेस के जो सेशन था, कांग्रेस का सेशन वो हुआ था वर्धा में। वर्धा में कांग्रेस के वर्धा सेशन में ये प्रपोजल जो है वो पास हुआ था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि रिवोल्ट ऑफ 1947 का जो प्रपोजल है वो कहां पर पास हुआ था, वो वर्धा में पास हुआ था, वर्धा प्रपोजल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल है वो वर्धा में पास हुआ था, तो इसलिए इसको वर्धा प्रपोजल कहते हैं। और इस मूवमेंट की खासियत ये थी कि पूरे इंडिया में इसको चलाने का ऐलान किया गया था, और इसको ना बहुत कोशिश की गई थी कि बहुत ही सेक्रेट रखा जाए, किसी को बताया नहीं जाए।
अंग्रेज को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कुछ मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही सीक्रेट रखा गया था, लेकिन हमारे यहाँ तो पता ही है, कोई ना कोई जो खबरी है वो अंग्रेज से मिला हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी एक खबरी था, जो कि अंग्रेज को जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने 8 तारीख का डेट रखा है, 8 अगस्त का, कि ये लोग क्या करने वाले हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब 8 तारीख को स्टार्ट करने वाले थे, तो अब जैसे ही अंग्रेज को पता चला, वो लोग क्या किए, 7 अगस्त को ही रात में, या यूं कहें कि 8 अगस्त की सुबह में, ठीक है, मतलब 4 बजे के आसपास, सुबह में 4 बजे के आसपास क्या किया, और जितने भी क्रांतिकारी थे, जो भी लीडर थे, सबको पकड़ पकड़ के जेल बंद करने लगे। ठीक है, अभी मूवमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुआ ही नहीं, लेकिन उन्होंने मूवमेंट को दबाना शुरू कर दिया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है एक बड़े लेवल पर इन लोगों ने प्लान किया, लेकिन चूंकि हर एक लीडर को इन लोगों ने अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया, इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को कहते हैं लीडर लेस रिवॉल्ट। लीडरलेस रिवॉल्ट, यहाँ पर कोई भी लीडर जो है वो नहीं रहता है, सब लोग जेल में हैं। तो जो आम आदमी क्रांतिकारी वाला काम कर रहे थे, मूवमेंट वाला काम कर रहे थे, तो वो सबको ना डायरेक्शन लेस, किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई लीडर नहीं था, इसके लिए इस मूवमेंट को लीडरलेस रिवॉल्ट भी कहते हैं। तो अब देखो क्या क्या नाम हो गया, एक तो हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, एक हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1942, और तीसरा हो गया लीडरलेस रिवॉल्ट। ठीक है, और वर्धा प्रपोजल जो है वो तो था ही, वो भी इसी से रिलेटेड है। अब इसी मूवमेंट में महात्मा गांधी ने कहा था, एक स्लोगन दिया था जो एसएससी में तकरीबन 10 से 15 बार पूछ चुकी है एसएससी, वो होते हैं डू और डाई। ये हम लोग अपनी डेली जो है, हम लोग जो काम करते हैं उसमें भी इसको यूज करते हैं। अब तो डू और डाई का सिचुएशन आ गया है। तो ये जो डू और डाई का सिचुएशन या फ्रेज जो आया है, वो किसने दिया था, ये स्लोगन ये दिया था महात्मा गांधी ने। और किस मूवमेंट के लिए दिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, या तो देश को आजाद करो या देश के लिए मर जाओ। ये एक नारा जो है, स्लोगन जो है, गांधी जी ने दिया था। अगस्त 9 में ही आईएनसी को बैन कर दिया गया। अंग्रेज ने क्या किया, आईएनसी को बैन कर दिया। अब उसको खत्म ही करना है ना ये, और जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन सभी को क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया गया, अरेस्टेड। महात्मा गांधी को अरेस्ट करके कहां भेजा गया, आगा खां पैलेस। ये भी एसएससी में पूछा है, कहां पर है ये, पुणे में है। पुणे सर। हाँ, आगा खां पैलेस जो है वहां भेजा गया, वो कहां पर है, पुणे में है। तो महात्मा गांधी को अरेस्ट करके आगा खां पैलेस जो है वहां पर भेजा गया, ये आपको याद रखना है। अब जब इतना कुछ होगा, तो ऑब्वियस है जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, जब लीडरलेस है, कोई बताने वाला नहीं है, तो जो मूवमेंट है वो अपने आप स्टार्ट हुआ, स्पॉन्टेनियस, और धीरे धीरे ये वायलेंट रूप लेता चला गया। लोग वायलेंट वायलेंट होके क्या किए, वायलेंट होके इन लोगों ने गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिसेस है
उस सब को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। जो भी टेलीग्राफ उस समय चलता था, टेलीग्राफ, वायर्स, ठीक है, ये सब को तोड़ फोड़ मचाना चालू कर दिया। मतलब सरकारी संपत्ति को जो है आग लगाना और ये सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया इस मूवमेंट के तहत। और इतने लोगों को इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था कि जेल भर गया था। अब जेल में जगह ही नहीं बची थी। लेकिन मूवमेंट पूरे इंडिया में हो रहा था, तो इसके लिए मूवमेंट का असर तो दिखने को मिला ही। लेकिन कहा जाता है, बहुत बहुत सारे इतिहासकार जो है, हिस्टोरियन कहते हैं कि अगर वो लीक नहीं होती बात कि ये ऐसा ऐसा रिवॉल्ट चलने वाला है, और जो बड़े बड़े लीडर को पहले ही इन लोगों ने क्या किया था, अरेस्ट कर लिया था, अगर ये नहीं होता तो शायद इस रिवॉल्ट के बाद ही हम लोगों को आजादी मिल जाती। इतना जबरदस्त तरीके से ये वाला मूवमेंट हुआ है। ठीक है, यहां पर एक दो एग्जाम के लिए लिखना। अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्टेड। अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट किया है, और ये स्टार्ट किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ठीक है। अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी मतलब छुप के जो है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है वो छुप छुप के स्टार्ट कर दिया था करना। तो मेनली थे इसमें जेपी नारायण। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रांतिकारी एक्टिविटी लेकिन अंडरग्राउंड होकर के करना। एक और बहुत ही डेयरिंग काम रेडियो, कांग्रेस रेडियो एस्टेब्लिश कर दिया था विद उषा मेहता। उषा मेहता की आवाज में कांग्रेस रेडियो जो है ये भी स्टार्ट हो गया था। तो यहां से मैसेज जो है इजीली ट्रांसफर हो रहा था जितने भी रिवोल्यूशनरी थे उनके लिए। तो ये भी जो है इन लोगों ने किया था, जो डेयरिंग वाला काम है। ठीक है, बहुत जगह पे तो इन लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर दिया था। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो अभी हम लोग मुंबई में हैं, तो मुंबई में जो है सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर है, आईपीएस है, पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो अभी क्या हुआ कि मान लो कोई एक ताकतवर लोग आ गया और उसने ना सबको खत्म कर दिया, पुलिस वुलिस डीएम सब खत्म कर दिया, और अभी वहां पर ना पूरा राज चल रहा है किसका? उस ताकतवर लोगों का। ऐसे ही है ये पैरेलल गवर्नमेंट। मतलब जो रियल गवर्नमेंट है वो खत्म हो गया, एक नया 10 लोग आ गए, उन्होंने पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ऐसे ही 1942 वाला जो ये मूवमेंट था, इसमें बहुत जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मतलब जो रियल गवर्नमेंट अंग्रेज का था उसको खत्म कर दिया, इतना ज्यादा वायलेंट हो चुका था। तो ये कहां कहां किया इन लोगों ने? तो पहला था बलिया ईस्टर्न यूपी, ठीक है। फिर सतारा और फिर बिहार का भी कुछ पार्ट। यहां पर इन लोगों ने पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया। इतना कुछ हो रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग जो है उनको तो बस खाली पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग जो है अपने आप को
अलग रखा हुआ था। मुस्लिम लीग अपने आप को क्या कर रहा था, अलग रखा हुआ था, वो इसमें अपना ये नहीं कर रहा था। उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो भी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिड नॉट सपोर्ट। तो मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं कर रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो भी नहीं कर रहा है सपोर्ट। और बाद में जो है इसको मूवमेंट को दबा दिया गया। लेटर मूवमेंट क्रस्ट कर दिया गया, बाद में हटा दिया गया। क्लियर हुआ? जो मेन चीजें हैं जो एग्जाम में पूछेगा उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है। कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो आज पहली बार आया है मेरी क्लास में, पहली बार, फर्स्ट टाइम? ऐसा कोई स्टूडेंट जो आज पहली बार आया है देखने के लिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं, देख ले समझ में आता है कि नहीं? ऐसा कोई है? अजीत तो पुराने लग रहे हैं, प्रशांत तो पुराने हो ना? यस सर। हाँ, और कोई? अनीता तुम पहले आई थी ना, या टुडे इज योर फर्स्ट क्लास? अनीता, नो सर, 2 days में सेकंड क्लास। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट दिन से ज्यादा ज्यादा आ रहा होगा। यस सर। हाँ, नोट्स बनाते रहना, ठीक हाँ है? सर, तुमको, बता। हाँ, तुमको मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था क्या? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सर आपने टेलीग्राम पे भेजा था, आई थिंक सो। नहीं, पर्सनली जो है वो मैं पर्सनली भेजता हूँ, तो तुमने नहीं शायद नहीं, नहीं भेजा होगा। पर्सनल नहीं भेजा हाँ, था। तो अगर तुमको पर्सनली चाहिए तो तुम कौन से ब्रांच में हो? मैं थाने। हाँ, तो वहां पर जो ब्रांच हेड है ना उनसे मेरा नंबर ले लीजिए, तो फिर ओके ओके। मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके सर। और कोई अनीता के अलावा और कोई है जो आज पहली बार या सेकेंड टाइम है? फर्स्ट या सेकेंड टाइम? नहीं है, तो बाकी सब पुराने हैं। नहीं, ठीक है, तो मैं पहला वीवो, हाँ, रीनेम कर दो आपका ये जो मोबाइल है। क्या अच्छा नाम है? ठीक। अक्षता। अक्षिता। तुम कौन से ब्रांच से हो अक्षिता? थाने थाने। थाने। आ रहा है समझ में ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो नोट्स भी बनाते रहना और इधर रीनेम कर दीजिए आपका। हाँ हाँ सर, sure। चलो भाई, तो आज का सेकंड टॉपिक लेते हैं हम लोग, राजा गोपालाचारी फॉर्मूला 1944। सेकंड टॉपिक, राजा गोपालाचारी फॉर्मूला 1944। अब जो है राजा गोपालाचारी जो है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर बंटवारा होता है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, या इंडिया में भी जो सत्ता परिवर्तन होगा, मतलब ब्रिटेन जो है अब जाएगा ना, अब हमारे हाथ में सब कुछ दे के जाएगा, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है कि आप इस फॉर्मूले के तहत जो पावर है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला था जो कि सी राजा गोपालाचारी उन्होंने दिया था, जिसको कि बहुत लोगों ने, और खास करके ये पाकिस्तान अलग होगा तो उसको क्या करेंगे, तो महात्मा गांधी ने इसको सपोर्ट किया था इस फॉर्मूला को। तो इसमें लिखिएगा सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला कांग्रेस लीग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये है इसका, जिसको कि महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, सपोर्टेड इट, महात्मा गांधी ने इसे सपोर्ट किया है। अच्छा, आखिर ये फॉर्मूला है क्या वो देख लेते हैं। ये लिख लीजिए आप लोग,
तो जो ये फॉर्मूला था, इनको मेनली क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई ना हो, उसके लिए ये फॉर्मूला था। कांग्रेस लीग मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, लीग मतलब मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस, लीग मतलब मुस्लिम लीग। अब ये फॉर्मूला क्या था वो देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है कि जो लीग है, लीग क्या कह रहा है कि इंडियन डिमांड करेगा फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब हम लोगों को क्या डिमांड करना है कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस कर दो भाई, तुम लोग निकलो, अब हम लोग जो है अपना देख लेंगे। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा बनाया गया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब खत्म होने पर था, 1945 में खत्म हुआ है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा तो फिर यहाँ पर बोला गया कि आप क्या करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक कमीशन बनाइए। इतना डेप्थ में अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन जो मैंने देखा है ना, उसके लिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ कि एसएससी मेंस का पेपर में बहुत कॉन्सेप्चुअल और अंदर से क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सर दर्द लगेगा जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो और मजा आने लगेगा। तो अभी थोड़ा सा तुमको लगेगा कि अरे इतना अंदर जाके सर पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सुन लो, लिख लो, और जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कह रहे हैं कि एक कमीशन बनाया जाएगा, और उस कमीशन के लिए टू डिमार्केट द डिस्टिंग्विश्ड क्या डिस्टिंग्विश करेंगे, मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, जहां पर मुस्लिम की मेजोरिटी है वहां पर जो कमीशन बनेगा वो मुस्लिम के अकॉर्डिंग बनेगा, ऐसा एक हिसाब किताब बनाइए। और जहां पर कम है वो नॉन मुस्लिम, ऐसा एक सिस्टम आप बनाइए, जिससे कि मुस्लिम लीग को जो है लगे कि हाँ हमारे लिए भी कुछ हुआ है। मतलब एक तरह से पाकिस्तान जो है वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है तुम कर लो। और जो सेपरेशन होगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच, सेपरेशन वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन ट्रांसफर किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो जो है वॉलेंटरी रखा जाएगा, वॉलेंटरी बेसिस। जिसको जहां जाने का है वो उधर जाएगा, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जिसको मन है इंडिया में रहने का तो वो इंडिया में रहेगा, जिसको मन है पाकिस्तान जाने का तो वो पाकिस्तान जाएगा। तो वॉलेंटरी उसको रखा जाए। अब यहां पर क्या था, एक जगह आके बात अटकी थी, वो थी कि जिन्ना चाहते थे, जिन्ना मतलब, जिन्ना मतलब पूरा नाम बताओ कोई, जिन्ना मतलब, मोहम्मद अली जिन्ना ना। हाँ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड द कांग्रेस टू एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि सीधा क्लियर कट जो है आप बता दीजिए ये दो नेशन है, यहाँ के लोग इधर रहेंगे, यहाँ के लोग इधर रहेंगे, कोई ये लफड़ा नहीं चाहिए।
ठीक है, कि पॉपुलेशन के ऊपर जो है आप दे दीजिए। तो ये तो नहीं माने थे हम लोग टू नेशन थ्योरी। हमने बोला ठीक है पाकिस्तान तुम बनाओ, और लोगों को बोल दिया वॉलेंटरली जो है जो जिसको इधर जाना है वो उधर जाएगा। ठीक है। और अगर कोई कमीशन बन रहा है तो वो कमीशन मुस्लिम के लिए बनेगा, तो सिर्फ मुस्लिम वोट देगा। ऐसा कॉन्सेप्ट था टू नेशन थ्योरी में, जो कि नहीं माने माने थे हम लोग, मतलब कांग्रेस ने नहीं माना था। तो ये था इसमें, कंडेम द सीआर प्लान, छोड़ो ये। चलिए, तो ये हो गई कहानी हमारे सी गोपालाचारी प्लान। एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा और बिफोर जा रहे हैं। द इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी, ये नहीं हुआ था ना? नहीं सर, नहीं नेशनल हुआ। आर्मी नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ चलो, था सर। आज की क्लास का थर्ड टॉपिक है, आज की क्लास का थर्ड टॉपिक। ठीक है, इधर किसी का कुछ छूटा है? सर ये नहीं। सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है इसमें, राजा गोपालचारी में। सेकेंड पॉइंट सिंपल है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोला गया कि आप एक कमीशन बनाइए, जो कमीशन जो है डिस्टिंग्विश कर देगी कि ये मुस्लिम एरिया है, ये नॉन मुस्लिम एरिया है, ऐसा। ठीक है, और जो मुस्लिम एरिया होगी उसमें मुस्लिम जो है वो खड़े होंगे, कोई कमीशन बनता है तो। जो नॉन मुस्लिम एरिया है वहां पे नॉन मुस्लिम खड़े होंगे, जो कि मुस्लिम लीग को जो है खुश करने के लिए या उनके साथ कॉपरेशन बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है। और थर्ड तो हो गया सेपरेशन, म्यूचुअली जो है एग्रीमेंट के थ्रू होगा। पॉपुलेशन का ट्रांसफर वॉलेंट्री बेसिस पे होगा। ये सब तो क्लियर हो गया। चलिए, नाउ थर्ड टॉपिक आज की क्लास का, द इंडियन नेशनल आर्मी। यहां पर पूछा है क्वेश्चन, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया है, विचार जो है, वो सबसे पहले किसके मन में आया? इसका जो आइडिया है, सबसे पहले इस विचार को लाने वाला आदमी कौन था? तो वो थे रास बिहारी बोस। बोस। रास बिहारी बोस, जो कि रास बिहारी बोस जापान चले गए थे, फ्लेड टू जापान। कब गए थे जापान? 1915 में। और जापान में ही इन्होंने जापानीज सिटीजन भी ले लिया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोहन सिंह। वहां पर कैप्टन मोहन सिंह थे, जिनकी मदद से इनको जापानीज सिटीजन मिला था। तो ये वहीं पर इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो बनाना चाहते थे, उनका आइडिया जो है इसके दिमाग में आया था। रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना। सुभाष चंद्र बोस जो है वो स्केप हुआ था। बर्लिन। हाँ, स्केप फ्रॉम इंडिया इन जनवरी 1941। कहां पर हुआ था? सिद्धेश ने जो बताया, बर्लिन। और 1943 में ही इन्होंने क्या किया था? ज्वाइंट आईएनए एट सिंगापुर। और फिर जो है लीडरशिप वो शिफ्ट की गई थी, लीडरशिप रास बिहारी बोस टू सुभाष चंद्र बोस।
ठीक है। ये किधर सिंगापुर में ही हुआ था? हाँ, सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। टू, इंडियन नेशनल आर्मी का जो हेड क्वार्टर है वो दो जगह रखा गया था। एक था रंगून और दूसरा सिंगापुर। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसमें स्टार देके 3 फाइटिंग ब्रिगेड, BRIGADES, 3 ब्रिगेड बनाए हुए थे। एक था इनका गांधी ब्रिगेड, दूसरा था आजाद ब्रिगेड, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, तीसरा नेहरू ब्रिगेड। और एक इन्होंने महिलाओं के लिए अलग से बनाया था, एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स, एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स रानी झांसी ब्रिगेड बनाया था, जिसमें महिलाओं को जो है इंडियन नेशनल आर्मी में जगह दिया गया था। रानी झांसी ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड के नाम से। क्लियर है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये एक बार लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वुमेन ब्रिगेड का क्या नाम था जो आईएनए में था, तो वो रानी झांसी के नाम पे था। और नॉर्मल जो थे वो कौन कौन से ब्रिगेड थे, तो आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। ब्रिगेड मतलब कुछ लोगों का समूह जो युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है। आईएनए ने क्या किया था, ये जो अपना अंडमान निकोबार है इसको नाम दिया था, रीनेम किया था शहीद एंड स्वराज। ठीक है, ये याद रखना, अंडमान निकोबार को रीनेम्ड किया था शहीद द्वीप या शहीद ये आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड। मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइन इट फॉर द कंट्री वाइड, नहीं छोड़ते इसको। हाँ, आईएनए डे कब मनाया जाता है? आईएनए डे है नवंबर 12 तारीख 1945। ठीक है। सर INA का मीन्स क्या है, मतलब मीनिंग क्या है उसका? इंडियन नेशनल आर्मी, वही तो पढ़ रहे थे, टॉपिक टॉपिक ही तो वही था। ओके ओके। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हाँ, ओके। टॉपिक ही तो था ये। देखो, पढ़ क्या रहे थे, ये है ना द इंडियन नेशनल आर्मी, INA। ओके सर। चलिए, तो आज का ये थर्ड टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वोवेल प्लान। वो है ना 604। अभी टाइम है 15 मिनट्स। वोवेल प्लान लिखो।
वॉवेल प्लान 1945। अब 1945 में हम लोगों को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया था उसमें दो गुट थे, एक था एक्सिस पावर, दूसरा था एलाइज। Allied. एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, इटली, जापान, वेरी गुड। और एलाइज में कौन कौन थे? फ्रांस, यूएस, यूके, यूएसएसआर, ग्रेट फ्रांस। ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर, ये सब लोग थे एलाइज ग्रुप में, ये थे अलायंस में। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और जीता कौन है? जीता है अलाइज वाला। ठीक है, अलाइज वाला जीत गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लिख लिया सबने? कीर्ति लिख ली कंट्री का नाम? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी। जर्मनी, इटली और जापान जो है वो हार जाता है और हारने के बाद जो है ये जर्मनी, इटली, जो बम गिरा था वो जापान पे बम गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो लॉर्ड वेवेल ने इसी समय एक प्लान दिया था। जब एलाइज जीत गया तो उसके बाद बोला गया मई 1945 की कहानी है, लॉर्ड वेवेल प्लान ऑफ एक्शन। क्या प्लान था इसका? तो पहला था कि जो आप वायसराय बनाएंगे, सॉरी, वायसराय का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बन रहा है उसमें चेंजेस किया जाएगा। चेंजेस करने का मतलब वहां पर इंडियन लोग ज्यादा रहेंगे, अंग्रेज लोग कम रहेगा। तो पहला प्लान का उनका ये था, वोवेल प्लान, कि वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका जो फॉर्मेशन है उसमें चेंजेस लाया जाएगा। चेंजेस कैसे लाया जाएगा? कि मैक्सिमम लोग इंडियन जो है यहाँ पर रहेंगे। दूसरा, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। अब जो एक्सटर्नल अफेयर्स पोर्टफोलियो है उसमें कह रहा है कि इंडियन मेंबर ऑफ द काउंसिल ये बनाया जाएगा। मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी इंडियन मेंबर को जगह दी जाएगी और उसके लिए एक काउंसिल ही बनाया जाएगा, इंडियन मेंबर ऑफ द काउंसिल, इंडियन मेंबर ऑफ द काउंसिल बनाया जाएगा। दूसरा इसका जो प्लान था, मतलब प्लान में प्रोविजन क्या क्या थे वो हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट। थर्ड है, अब इन सब चीजों में बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन कम्युनिटी। जो मेन कम्युनिटीज हैं, यहाँ कम्युनिटीज कर दो, मेन कम्युनिटीज, उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, मेन कम्युनिटीज कौन कौन है? या तो हिंदू है और मुस्लिम है, इन दोनों के बीच जो है वो तालमेल देखा जाए कि अच्छे से रहे, बैलेंस रहे, ये ध्यान से रखा जाएगा। तीसरा,
चौथा है जो इंटरफ्रेंस है ब्रिटेन का या क्राउन का, वो कम से कम होगा, रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ये प्रपोजल था वॉवेल प्लान का, जिसको कि कांग्रेस ने तो मान लिया था, जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। सर ये ये है कहानी। फोर्थ वाला सर बोलिए ना फिर से। इंटरफ्रेंस कम किया जाएगा। इंटरफ्रेंस जो ब्रिटेन का रहता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो कम रहेगा। तो इस हिसाब से हम बंटवारा कर देंगे, आपका जो सरकार है वो बना देंगे। ये लेके आए थे लॉर्ड वॉवेल। ठीक है, बहुत मोटा मोटा समझ लो कहानी, ऑप्शन आएगा तो समझ में आ जाएगा, और बुक पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। सर्वज्ञ तुमको आ रहा है समझ में? सर्वज्ञ, शेखर, तुषार, सर हाँ 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 आ आ रहा रहा आ है? रहा शेखर को आ रहा है? आ रहा है सर। तुषार आ आ रहा रहा है? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है चलिए, हाँ। तो ये थी कहानी वॉवेल प्लान की। अब चलते हैं, जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन 1945। अब जापान जब सरेंडर कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जापान ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया। तो अब ये सरेंडर होने के एक महीना पहले ही ब्रिटेन में एक इलेक्शन होता है। ब्रिटेन में एक इलेक्शन होता है जहां पर दो पार्टी होती है। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरी पार्टी का नाम है लेबर। पार्टी। लेबर पार्टी। हाँ, वेरी गुड, कुछ लोगों ने पढ़ा है। कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम है, चर्चिल ना। हाँ, विंस्टन चर्चिल। और लेबर पार्टी के जो लीडर थे वो थे, क्लेमेंट एटली। हाँ, क्लेमंट एटली। ठीक है, तो अब ये जीत जाता है, क्लेमंट एटली जीत जाता है, और ये जो है हार जाता है। अब ये जब जीत गया है तो, और ये जो है प्रो इंडियन था, ये चाहता था कि इंडियन का अच्छा हो। तो ये चाहता था कि जितना जल्दी हो सके इंडियन को हम क्या करें, फ्री कर दें। तो फ्रीडम। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। एटली का जो चुनावी वो होता ना घोषणा पत्र, उसमें कहा था कि जो भी कॉलोनी वोलनी है वो नहीं रखा जाएगा, सबको हटा दिया जाएगा। तो ये कारण था जो इंडिया में जो देश आजाद या पावर डिस्ट्रीब्यूशन इजीली करना, ये खत्म करने का पीछे जो कहानी थी। लॉर्ड वेवेल का ये कहानी होता है। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है, जो हम लोग पढ़े थे पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असम। पढ़े थे ना, हाँ, उसका फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पर मतलब एसीएल। एक तरह से, हाँ, इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन में कांग्रेस को जीत हासिल होती है। ये सारी कहानी यहाँ पर है, तो जो पॉलिटी में हम लोग पढ़े थे। और खास करके यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कैबिनेट मिशन, याद है लोगों को जो पॉलिटी पढ़े हैं? यस सर। हाँ। कैबिनेट कैबिनेट मिशन पढ़े थे हम लोग 1946 वाला। 6 में। ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, जो नए बच्चे हैं वो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, अपन बाद में इसको देख लेंगे। तो ये थी पूरी कहानी। तो आपका यहाँ पर जो है हम खत्म कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो खत्म कर रहे हैं। दो तीन टॉपिक लिख लीजिए जो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। माउंट बेटन प्लान खुद से पढ़ लीजिएगा, लिख लो, माउंट बेटन प्लान खुद से पढ़ लेना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये पॉलिटी में पढ़ाऊंगा मैं, तो यहाँ पर खाली अगर रीड करना हो तो बुक से पढ़ लीजिएगा। और एक है डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। ये आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, बाकी लगभग हो गया कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने मॉडर्न कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्या शुरू किया जाएगा आप लोग बताओ? 17 लोग हो,
तो एक बार कोई बता दो मुझे कि क्या शुरू करना चाहिए। सर साइंस। साइंस सर। साइंस। अच्छा, एक बार मैं बायोलॉजी। देख लेता हूँ, मैं पोल कर लेता हूँ एक बार। जो पुराने बच्चे हैं वो साइंस बोलेंगे, मुझे पता है। सर्वज्ञ का साइंस है। अजीत, तुमको क्या पढ़ने का मन है? अजीत सिंह। तो साइंस ही ले लीजिए। साइंस ले लीजिए, ठीक है। अमन। अमन। अनीता। अनीता तो अभी आई है, जो पढ़ा दो भाई। नहीं अनीता। सर साइंस भी चलेगा। साइंस भी चलेगा, ठीक है। और अशफाक, अशफाक शेख। अशफाक साइंस। अशफाक कुछ बोल नहीं रहा आज। एहतेशाम शेख। एहतेशाम शेख, तुम्हारा क्या विचार है? एहतेशाम, किरण ने तो बता दिया। यस सर, आवाज आ रही है सर, माइक का कुछ इशू चल रहा है मेरा। हाँ, क्या करना है? हाँ सर, नेक्स्ट टॉपिक। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कर सकते स्टार्ट। बिल्कुल, जो जिसका वोट ज्यादा होगा वो करेंगे। ओके ओके, चलेगा तो सर, मैं ज्योग्राफी ज्योग्राफी पे के डाल देता लिए हूँ वोट। शेख का एक आया वोट, ज्योग्राफी। और लोग, और कोई है ज्योग्राफी के लिए? नहीं। चलो एक बार मैं ग्रुप में भी पूछ लेता हूँ, ग्रुप में पूछ लेता हूँ पोल, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर ज्यादा पोल रहा तो हम लोग हिस्ट्री, ये साइंस ही स्टार्ट कर देंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।